नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जरोखा में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हरियाणा 55 साल का हो गया है। 56वें हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर को प्रदेश के कई शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने 7 साल के काम की उपलब्धियों का ब्यौरा भी रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 7 सालों में अभूतपूर्व काम किए। हरियाणा कई राज्यों से आगे है। हरियाणा बना एक भेदभाव के कारण से, ये जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, ज्वाइंट पंजाब में बहुत भेदभाव होता था। उस समय के कर्णधारों ने अलग प्रदेश की जो मुहिम चलाई, 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना। ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी, लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीजों में दुनिया यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, आज 2,49,000 रुपया ये हमारी पर कैपिटा इनकम आज देश में है, जो और किसी बड़े राज्य की नहीं है। छोटे राज्य गोवा है, दिल्ली है, इनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि सिटी स्टेट्स हैं। इसलिए ये उल्लेखनीय बहुत चीजें हमारी हुई हैं। हमने 7 साल में जो 2014 का गुड गवर्नेंस डे हमने मनाया था, उस दिन ही हमने शुरुआत कर दी थी कि एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इस प्रकार के सारे सिस्टम को हमने शुरू किया था। सीएम विंडो हमने फिर शुरू की। उस दिन हमने एक प्रकार से ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी, और शुरुआत करने के बाद चाहे वो हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे मेरिट के ऊपर नौकरियां हो, और चाहे ई ऑफिस की हमने आप शुरुआत की है, बहुत से ई ऑफिस के माध्यम से चीजें पहुंच गई हैं। रूट लेवल तक सर्विसेज कैसे पहुंचे, चाहे वो अंत्योदय केंद्र हैं, सरल केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, उनके माध्यम से ऊपर से नीचे तक कितने ही रिफॉर्म्स हमने किए हैं। अगर वो रिफॉर्म सारे गिनाने लगेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। आपके सामने कई बार हमने वो विषय बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने जीडीपी के आंकड़े भी प्रदेश की जनता के सामने रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद जीडीपी दर अच्छी है। गांव को 24 घंटे बिजली देने का काम भी मनोहर सरकार ने किया है। बहुत समय पर सभी मुख्यमंत्रियों ने हमेशा कहा कि हमारे गांव में 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कभी किसी काल में ये सफलता मिली नहीं। इन 7 सालों में कह सकता हूं, 2016 में कुरुक्षेत्र में एक गांव से हमने शुरू किया था, और आज बड़ी खुशी है इन 7 सालों में आज हमारे पावर मिनिस्टर रणजीत सिंह जी भी उसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। 2 दिन पहले भी 100 नए गांव में ये 24 घंटे बिजली की हमने एक नई शुरुआत की, और आज 5,485 गांव, लगभग 5500 गांव 24 घंटे बिजली जा रही है, जो कुल गांव का 77% बनता है। लगभग 1000 गांव के आसपास बचे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उनको भी हम कवर कर लेंगे, और इसमें 10 जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी गांव ऐसा नहीं कि जहां 24 घंटे बिजली न जाती हो। बाकी 10 जिलों में कहीं 100, कहीं 50, कहीं 20, कहीं 200, इतने गांव जो बचे हैं उसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। हमने महिलाओं के विकास पर, महिला थाने, महिलाओं के अपराध के विरुद्ध जो स्टेप्स लिए हैं, और इसी प्रकार से जो महिलाओं की संख्या कांस्टेबलरी में, इसको ज्यादा किया है। पढ़े लिखे युवकों को जो बेरोजगार हैं उनके लिए सक्षम योजना ये हमने शुरू की है। जहां तक अगर आंकड़े में कुछ आपके ध्यान कराऊं तो इन 7 सालों में कितना आगे बढ़े हैं। जैसे राज्य का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये 3,53,000 करोड़ रुपए था। आज 7 साल के बाद ये 7,64,000 करोड़ रुपया है। यानी जो वृद्धि दर है ये 6.24 थी 2014 में, और 21 में 7.78 ये वृद्धि दर जीडीपी में। अर्थात हम जीडीपी में भले ये 2 वर्ष 1.5 वर्ष हमारा कोविड का भी निकला हो, तो भी हम इसको 8% की अपेक्षा हमारी है कि इस वर्ष का जो वृद्धि दर है ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम 8% तक पहुंचेंगे, ऐसा हमको लगता है। ऐसा ही
नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र जो 7 साल पहले 58,80,000 एकड़ था, अभी वो 60,42,000 अर्थात 1,62,000 एकड़, ये हमारा सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ा है। और मैं समझता हूं कि जैसे हमने माइक्रो इरिगेशन का अभियान इस वर्ष शुरू किया है, जल प्रबंधन के हमारे 2 वर्ष का जो उल्लेख किया था, उसमें जल प्रबंधन अच्छे प्रकार से हम कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन होने के बाद हमने कहा कि हर खेत को पानी मिलेगा, चाहे वो नहरी पानी मिले माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी हो। ट्यूबवेल के पानी को हमने थोड़ा कंट्रोल इसलिए किया है कि डार्क जो एरिया बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए प्राथमिकता हमारी नहर के पानी को या पानी स्टोरेज करके, जो बरसात का पानी है उसको स्टोरेज करके और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से कोई खेत ऐसा बचना नहीं चाहिए जो सिंचाई रहित हो। पूरे जमीन पर यानी 80 लाख एकड़ हमारी जमीन है, पूरे का पूरा ये सिंचित क्षेत्र के अंदर आए। मिशन मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दी गई, पर्ची खर्ची का खेल मनोहर सरकार ने खत्म किया। जहां तक नौकरियों का विषय है, हमने मिशन मेरिट को तो लागू रखना ही है, फिर भी इसमें और कैसे सरलीकरण कैसे हो व्यवस्थाओं का और योग्यता को कैसे हम सुनिश्चित कर सके योग्य व्यक्ति। बहुत सी शिकायतें नकल की, पेपर लीक की, पेपर आउट की, ये पिछले दिनों में हम लोगों ने सुनी है। पहली बात तो है कि ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ और पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन इन चीजों को कोई उजागर करने नहीं देता था, कोई करता भी नहीं था। हमने तो आगे बढ़ करके स्वयं इसके ऊपर संज्ञान लिया है कि अगर कहीं भी पेपर कोई आउट हुआ, लीक हुआ, तो हमने 2-2 पेपर कैंसिल भी किए हैं, रद्द किए हैं, पोस्टपोन किए हैं, दोबारा फिर लिए हैं। भले करोड़ों रुपया उसके ऊपर हमारा खर्च भी होता है, लेकिन कहीं भी इस विषय को और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पेपर लीक और पेपर आउट के विषय में जब ध्यान में किया गया, तो ये कई स्टेट्स के अंदर ये चीजें फैली हुई हैं। बहुत बड़ा एक ग्रुप है ये, और इस ग्रुप को पकड़ने में अब हमारी पुलिस ने बहुत काम किया है। तो वहीं नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी और शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों का भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिक्र किया। जहां तक एजुकेशन है, हायर एजुकेशन महाविद्यालय 14 में 105 थे, आज 172 हैं, अर्थात 67 नए कॉलेज हमने खोले हैं, जिसमें अधिकांश महिला कॉलेज हैं। कहीं बीएड कोएड भी खोले हैं, कहीं महिला कॉलेज भी हैं। इस प्रकार के 67 नए कॉलेज इन 5-7 सालों में खुले हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या भी पहले 43 थी, सरकारी प्राइवेट मिला करके, आज ये 56 है, अर्थात 13 नई यूनिवर्सिटीज ये इन 7 सालों में और नई बनी हैं। मेडिकल कॉलेजेस 7 थे, अब 13 हैं। उन 7 मेडिकल कॉलेज में 2014 का जो एमबीबीएस का एडमिशन था वो मात्र 700 था, अब बढ़कर के 1685 हो गया है। और आने वाले वर्षों में हमने जो कहा हुआ कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, तो उसके अंतर्गत जितने नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हमारा टारगेट 2500 यानी एमबीबीएस के छात्र, ये एडमिशन हमारा टारगेट है, जिसमें से मानते हैं कि हर वर्ष प्रदेश में 2000 नए डॉक्टर्स हम अपने बेड़े में यहाँ जोड़ सकें। स्वाभाविक है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो पढ़ाई लिखाई करके कोई विदेश भी चला जाता है, कोई दूसरे प्रांतों में चला जाता है, कोई बड़े शहरों में चला जाता है। अगर 2500 में से हम 2000 अपने यहाँ रिटेन कर सकें, तो मुझे लगता है कि हमारा जो आवश्यकता, जो मापदंडों के अनुसार जितनी डॉक्टर्स की आवश्यकता है हरियाणा की, उसको हम बहुत जल्दी आने वाले कुछ वर्षों में पूरा कर पाएंगे। मित्रों, हमने लोकतंत्र को बड़ा मजबूत किया इन 7 सालों के अंदर। जैसे पंचायती राज, इसको अधिक शक्तियां प्रदान की जाए, तो इसके अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई और एक तालमेल, एक समन्वय बैठा रहे, और उसमें पंचायतों को, पढ़ी लिखी पंचायतों को बनाने का एक जो हमने अभियान शुरू किया था, हमको सफलता मिली। बहुत उसमें संघर्ष करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जा करके हमने इस विषय को ले जाकर और अपने यहाँ लागू कराया, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा भी निर्णय दिया था कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो शुड फॉलो दिस कंसेप्ट। इसी प्रकार महिलाओं को प्रतिनिधित्व के नाते से इस बार हमने 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है। पहले 33% का आरक्षण था, लेकिन चुनाव में 42-43% तक महिलाएं पहुंची हैं, लेकिन अब उसको 42 से भी 50% का सुनिश्चित
प्रतिनिधित्व, ये मैं बार बार कहता हूं कि आरक्षण नहीं है 50% पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से और हमने इसका एक प्रावधान किया है। हालांकि ये भी विषय कोर्ट में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि नई कंसेप्ट कहां से आ गई है। अदरवाइज तो हमेशा रिजर्वेशन करते हैं, हमने इसको पार्टिसिपेशन किया कहा है, तो इसके ऊपर चर्चा चलेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों के खिलाफ के हित में बताते हुए किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जरा जिक्र किया। जहां तक कृषि का विषय है, कृषि में भी हमने अभूतपूर्व काम किए हैं। अब ये अलग बात है कि किसी विषय को लेकर के आज के कुछ नेता एक आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, जिसका हरियाणा के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, वो केंद्र सरकार के विषय हैं। लेकिन विषय ठीक है, केंद्र सरकार ने जो लागू किए हैं उसमें हमारी सहमति है कि तीनों कानून किसान के हित में है, कृषि के बढ़ोतरी के लिए है। तो भी हमने यहाँ जो किया है, एक नया प्रयोग किया कि हर एक खेत की रजिस्ट्रेशन हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से, ताकि किसानों को कोई कठिनाई ना हो, ना प्रोक्योरमेंट में हो और न ही उनको जो कल को खराबा होता है कंपनसेशन मिलता है उसके अंदर कोई झगड़ा पड़े, ना बैंक के साथ हो ना कंपनी के साथ हो। एक सुविधाजनक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा वो कुछ नहीं है, और इसका बहुत बड़ा लाभ होता भी है। पिछले लगातार 3-4 वर्षों से जब से हमने चलाया है तब से किसानों को बहुत लाभ हुआ है और बड़ी स्मूथनेस आई है। इस बार हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट में इतनी स्मूथनेस है कि पहले के वर्षों में कभी देखी नहीं गई। जो पहले के अनुभव आए थे, कुछ कठिनाइयां आई थी, उनको सबको हमने सॉल्व किया है। चाहे वो वहाँ पर उठान का विषय हो, चाहे बोली लगने का विषय हो, चाहे हम जो मॉइस्चर के कारण से कुछ तकलीफें आती थी, कुछ मिलों के कारण से भी तकलीफें थी, ट्रांसपोर्टेशन की, ऐसी सब चीजों को सबसे पार्टिसिपेशन करके उनसे बातचीत करने के बाद रास्ते निकाले। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीबों के उत्थान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का गरीब पूरा लाभ भी उठा रहे हैं। जहां तक सुरक्षा की बात है, लैंड ऑर्डर की बात है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रावधान किया डायल 112, और ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग। 650 एम्बुलेंसेस हमने दी हैं फील्ड में। किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसको जैसे ही मैसेज आता है 15 मिनट के अंदर अंदर हरियाणा के किसी भी कोने में कहीं कोई घटना हुई है, हर थाने में एक निश्चित संख्या गाड़ियों की दे दी गई है। वहाँ फर्स्ट एड और वहाँ आवश्यक जितनी भी सामान के साथ गाड़ी पहुंचती है, उस व्यक्ति को चाहे लैंड ऑर्डर की स्थिति है, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई सहायता की बात है, उसको तुरंत मिलता है। बहुत अच्छा ये एक प्रयोग हमारे यहाँ चल रहा है। पर्यटन के भी कई काम किए, आप लोगों को पता है, जैसे हमने विशेष तौर पर मोरनी पंचकुला इस पर ध्यान किया। अभी ढोसी पहाड़ पर पर्यटन का केंद्र कैसे शुरू हो वो हमने किया है। राखी गढ़ी है और इस प्रकार के कितने ही स्थान है। कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम है, तो चाहे धार्मिक टूरिज्म हो, चाहे मनोरंजन के नाते हो, ऐसे स्थानों पर हम फोकस करके और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इसमें होम स्टे पॉलिसी हमने बनाई है। वैसे तो हमारे यहाँ होटल्स की और गेस्ट हाउसेस की कोई कमी नहीं है, फिर भी होम स्टे में एक तो आने वाले टूरिस्ट को हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का उनके किस प्रकार की संस्कृति है, कैसे वहाँ के रहन सहन है, वो सबका आभास होता है और बहुत लोगों को इसका रोजगार भी मिलेगा। तो होम स्टे पॉलिसी ये भी हमने बनाई है। हम गरीब परिवार अंत्योदय भावना को लेकर के जो ऐसे 1 लाख रुपए की वार्षिक आय, इससे नीचे जिनका यानी जीवन यापन करने में कठिनाई आती है उनको, तो उनके लिए आय का साधन कैसे बढ़े, क्या काम वो कर सकते हैं, कैसे उनको सहायता दी जा सकती है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये भी 1,80,000 से पार उसको करना, हमने बीपीएल की लिमिट 1,80,000 की है, ये 1,20,000 थी और बाकी जगह तो शायद 1,00,000 कहीं नहीं है। लेकिन हमने अपने यहाँ, क्योंकि यहाँ वैसा वातावरण भी नहीं है, जो गरीबी ऐसे प्रांतों में उड़ीसा जैसा प्रांत है या बंगाल जैसे प्रांत हैं, ऐसी जो गरीबी वहां दिखाई देती है बिहार जैसे प्रांतों में, हमारे वैसी गरीबी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ 1 लाख से नीचे बहुत कम लोग हैं, 1,80,000 तक। पहले 1,20,000 रुपया इसकी लिमिट थी, अब हमने बढ़ा के उसको 1,80,000 किया बीपीएल को, उनको उसका लाभ दिया जा सके। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जींद जुलाना से हवाई निरीक्षण करते हुए
खरखोदा तक खराब हुई फसलों का हवाई निरीक्षण किया। तो वहीं झरोठी गांव में किसानों की जनसभा को संबोधित भी किया और कहा कि सरकार किसानों के सुख दुख में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि जिन खेतों में पानी से नुकसान हुआ है उनके विशेष गिरदावरी के आदेश भी दिए जा चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां पर किसानों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना का प्रीमियम अब सरकार देगी। साथ ही किसानों को जो नुकसान हुआ है सरकार किसानों को उचित मुआवजा देगी। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व के सरकारों में किसानों को नुकसान के लिए 2 रुपए मुआवजा यहाँ पर मिलता था, तो वहीं हमारी सरकार में किसानों को नुकसान का 100% मुआवजा मिलेगा। सीएम का गांव में पहुंचने पर किसानों ने फूलमाला और हल देकर जोरदार स्वागत किया। छोटियों बड़ी हमको बताओ, आप अपनी तकलीफ आधी रात को हमारे पास भेज दो, अगले दिन सवेरे उसका समाधान, उसकी समस्या का हल ये हमारे से ले लो। एक ही नारा है, समस्या आपकी, समाधान हमारा। हरियाणा में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेके आता है, हमने देखा 2014 में जब सत्ता संभाली तो भीड़ की भीड़ करती थी चंडीगढ़ की। क्या करने जा रहे हैं? हमारी एक समस्या है, उसको लेके जा रहे हैं, एमएलए को मिलेंगे, मंत्री को मिलेंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे, 2 दिन वहां पड़े रहते और फिर बाद में बड़ी मुश्किल से कागज वहां पहुंचता, कागज ढेर लग जाते, ढेर ऑफिस में जब पहुंचते और वो ढेर उठा के वो कहते साइड में रख दो और कमरे में ढेर रहते उन कागजों के, कोई इसको देखता नहीं था। हमें भी तकलीफ हुई, ढेरों कागज कौन देखे, कैसे करें। हमने 2015 में व्यवस्था लागू की सीएम विंडो, और सीएम विंडो ने कहा कि अपने गांव से या अपने कस्बे और शहर जो आसपास है वहां उस सीएम विंडो में जाके अपनी तकलीफ लिख करके उसमें डाल दो, अपना फोन नंबर जरूर डाल दो। और वो तकलीफें लोग डालने लगे। 9.5 लाख इस समय तक एप्लीकेशन मेरे पास आई है, 9.5 लाख, जिसमें से 8 लाख से ऊपर समाधान हो चुके हैं। किसी को आना नहीं पड़ता, चंडीगढ़ जाएंगे, टाइम लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तकलीफ होगी और फिर वहां पता नहीं कोई सुने बैठा है, कहीं बैठा है, कहीं बैठा, नुकसान को जो बुआई करता है उसका होता है। इसलिए ये सारी सहायता उसी को मिलेगी जो खेत बोता है, बुआई करने वाले को मिलेगी, ये जमीन के मालिक को नहीं मिलेगी। हाँ, मालिक खुद बुआई करता है फिर उसी को मिलेगी, और मालिक खुद बुआई करता है उसी मिलेगी, लेकिन मालिक ठेके पर देके चला जाता है, जिसने ठेका लिया बुआई किए पैसा उसको मिलेगा और बीमा भी उसी का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा बैठक में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने नूंह उपायुक्त शक्ति सिंह से बातचीत कर जिले में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि नूंह जिले में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। यहाँ पर धर्म गुरुओं को वेबिनार के माध्यम से जोड़कर गांव में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके साथ साथ नूंह जिले के 2 कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि राज्य सरकार इस जिले में वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवा रही है। स्पेशल वैक्सीनेशन वैन गांव-गांव जाकर टीकाकरण कर रही है। इसके अतिरिक्त मेगा वैक्सीनेशन कैंप और राशन की दुकानों पर भी कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही उपायुक्त ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना कर जिले को कोरोना मुक्त बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। सरकार का ये प्रयास है कि हर वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाए। मैंने भी आज ये निर्णय लिया है और अधिकारियों को बोला है कि जितना हमारा फसल की गिरदावरी का, स्पेशल गिरदावरी का एस्टीमेट बनता है वो कई साल पुराना है और विद इन अ मंथ हम उसको भी रिवाइज करेंगे। नए रेट्स गिरदावरी के हम करेंगे जहाँ फसल खराब है तो किसान को मिलेगा। हमारी सरकार है जिसने बाजरे का 600 रुपये क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 4800 बनता है अगर 8 क्विंटल है। किसान के खाते में लगभग 200 करोड़ रुपया अब तक हमने 238 करोड़ रुपया तो पिछले हफ्ते ट्रांसफ़र किया था। 350 करोड़ रुपया अब तक कर चुके हैं। 400 करोड़ रुपया हमने किसानों को इस तरीके से दिया है
ये अपने आप में दर्शाता है कि किसान के पक्ष में सरकार है। और अब भी प्रोक्योरमेंट, क्योंकि अब दिवाली है, फिर सैटरडे संडे है, सोमवार से हमने डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि कहाँ का प्रोक्योरमेंट पेंडिंग है, कि आने वाले दिनों में वहाँ भी प्रोक्योरमेंट व्यवस्था को और बेहतर बनाए। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने 77 नई पुलिस चौकियों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकी के रूप में और 7 नई पुलिस चौकियों को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन पुलिस चौकियों के संचालन और कार्य के लिए 1232 पदों की भी मंजूरी दी गई है। करनाल में 13 पुलिस चौकी, कैथल में 1, हांसी में 5, जींद में 9 पुलिस चौकी, तो वहीं नूंह में 3 पुलिस चौकी, तो सिरसा में 10 पुलिस चौकी, भिवानी में 7, पलवल में 1, चरखी दादरी में 3, अंबाला में 4 पुलिस चौकी, पानीपत में 1, यमुनानगर में 7, फतेहाबाद में 2, नारनौल में 7 पुलिस चौकी, फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में 1-1 पुलिस चौकी स्थापित होगी। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने एनएचएम के अनुबंध कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान के कर्मियों के तर्ज पर दीपावली के त्योहार के अवसर पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन कर्मियों में 1600 रुपए ग्रेड पे से लेकर 5400 रुपए ग्रेड पे के कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और उनको दीपावली पर 7वें वेतन आयोग का तोहफा दिया गया है। खास कार्यक्रम झरोखा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।